हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 जो कि दोस्तों 11 फरवरी का आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो जितने भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि कौन कौन से चैप्टर आपको अच्छे से डीप में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो बारीकी बारीकी से दोस्तों पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट देख लेते हैं 11 फरवरी का, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे सेकंड शिफ्ट इसी वीडियो में, फिर उसके बाद थर्ड शिफ्ट दोस्तों देखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताएंगे और आपको उसे ध्यान में रख लेना है, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और जो दोस्तों अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्जाम वाले दोस्तों, यहाँ से आप लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से वो चैप्टर हैं आपको पढ़ना है डीपली में, वहाँ से क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया था 1932 में जे चैडविक ने एक उप परमाणु कण की खोज की जिस पर कोई आवेश नहीं था और द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था। इसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आपका ये पूछा था। तो दोस्तों इसे आपका न्यूट्रॉन कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, लॉर्ड खान मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपका ऐहोल कर्नाटक में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐहोल कर्नाटक। ठीक है, ये दोस्तों चालुक्य वंश ने इसे बनाया था, है ना। कौन से वंश, चालुक्य डायनेस्टिक वंश ने। ठीक है, और ये 5th सेंचुरी थी। कौन सी थी, ये 5th सेंचुरी थी। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, 5th सेंचुरी में बनाया गया था। और ये किसे समर्पित है दोस्तों, ये भगवान शिव को समर्पित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो ये दोस्तों आपका सिरका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों सिरका में 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है और दोस्तों ये शर्करा या इथेनॉल के किण्वन द्वारा बनाया जाता है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा बनाया जाता है। तो ये शर्करा या एथेनॉल के किण्वन द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, फोगाट बहने निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों ये आपके कुश्ती से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, इसमें नहीं है, यूरोपीय दक्षिण वेधशाला दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप कहाँ बन रही है। तो ये दोस्तों कहाँ पे बन रही है, शेर अरमान जोश यानी कि चिली में बन रही है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों इसका मुख्य दर्पण क्या था। दोस्तों ये आपका 39 मीटर चौड़ा था। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये पृथ्वी जैसी एक्सोप्लैनेट्स पर जीवन के संकेत की खोज और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए बनाया जा रहा है ना। इसकी विशेषता भी क्या है ये भी आपको पता चल गया है। ठीक है, इसकी इमेज हबल स्पेस टेलीस्कोप से 15 गुना अधिक स्पष्ट होगी। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, कितना, 15 गुना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, चंद्रमा किस बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। तो चंद्रमा दोस्तों आपका गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर बल लगाता है इस क्वेश्चन का, और चक्कर लगाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, अगस्त 2025 तक बृहस्पति के पास कुल कितने पोस्ट प्राकृतिक उपग्रह थे, है ना। तो ये दोस्तों आपका 97 यानी कि 97, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, इस ऑप्शन में यही दिया था दोस्तों, ऑप्शंस बिल्कुल आपके सेम हैं। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जितने ऑप्शन हैं आपके मैं बिल्कुल सेम वही ऑप्शन रखा हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनके ऑप्शंस सही तरीके से नहीं मिल पाए थे, तो लेकिन आंसर आपका राइट 100% आंसर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, राजा जे चेल्लिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। कब किया गया था दोस्तों बताइएगा। तो ये आपका 1900 कब किया गया था, 1900 आपका 91 में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कब किया गया था, 1991 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था,
1801 में किस अवध के नवाब और अंग्रेज के साथ संधि करने और अपना आधार क्षेत्र सौंपने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि उसने शुरू में इसका विरोध किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका शाह आदत अली खान हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाह आदत अली खान। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रंग जूडो बेल्ट का मानक रंग नहीं है? तो ये गुलाबी रंग नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, सांची स्तूप के शिल्प मुख्य रूप से क्या चित्रित करते हैं? तो ये बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को क्या करते हैं? चित्रित करते हैं। ठीक है, उनके दृश्य को। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, मानव उत्सर्जन प्रणाली में गुर्दे में नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अपशिष्ट को मुख्य रूप से हटाता है ना? तो ये कौन सा भाग है दोस्तों? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लोमेरुलस, है ना, ग्लोमेरुलस, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोल्गमैटिक, है ना, फोल्गमैटिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोल्गमैटिक। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो लीनेज हो जाएगा, लीनेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कब और किस टीम के खिलाफ खेला था? तो ये दोस्तों आपका 1 दिसंबर 2006 यानी कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। यहाँ से दोस्तों आपको ध्यान में क्या रखना है दोस्तों, इसमें दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो सहवाग, वीरेंद्र सहवाग थे। कौन? वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया था इस टीम में? तो दोस्तों ये आपके दिनेश कार्तिक को दिया गया था, यानी कि डी को दिनेश कार्तिक को। ठीक है, और दोस्तों क्या दोस्तों ये मैच जीता कौन था? तो भारत ने जीता था पूरे 6 विकेट से। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना। और सचिन तेंदुलकर एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाले थे, यही मतलब T20 खेले थे अफ्रीका के ही खिलाफ। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 1801 में सहायक संधि का भुगतान करने में विफल रहने पर किस भारतीय राज्य को अपनी आधी से अधिक जमीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था, है ना? तो दोस्तों ये किसे किया गया था दोस्तों? अवध, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवध। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? तो आपका 1985 में हुई थी। कब? 1985 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु के बाद उसकी किन भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार किया था? तो उत्तर पश्चिमी भारत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, नृत्य जो मनप्पा जनजाति द्वारा सद्भाव और सह अस्तित्व के माध्यम से समृद्धि का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो किसका है ये दोस्तों? आपका है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, ये आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड, है ना, फॉर द गिवन वर्ड। तो ये आपका यही आपका वर्ड है ना, नेग्लिजेंस। ठीक है, तो इसका आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये आपका केयरलेसनेस, है ना, केयरलेसनेस। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केयरलेसनेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज, है ना, टू मेक द सेंटेंस कन्वे द
ऑपोजिट मीनिंग, है ना। तो ये दोस्तों आपका मीनिंग है हाउ मच ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो इसका दोस्तों क्या होगा राइट आंसर जी, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाउ लिटिल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में से किन कारकों को मानक जनसंख्या प्रवास के लिए प्रतिकर्षक या आकर्षक बल अपकर्षक कारक माना जाता है। आपका दोस्तों ये दिया गया था आपका कथन, मिट्टी, खनिज। तो दोस्तों ये राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका निष्कर्ष आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी यानी कि दोनों, है ना, एक और दो दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, बीइंग इंडिया इनसाइड द रियल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पवन के वर्मा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन आपका पहला दिया गया था परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण है। दूसरा आपका दिया गया था रासायनिक प्रतिक्रिया में परमाणुओं को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दोनों दो सही हैं, ठीक है, एक और दो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हैं। तो ये दोस्तों पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, ये आपका 11 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्या एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 जो कि आपका 11 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा थर्ड शिफ्ट देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसी में दोस्तों मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर आपको अच्छे तरीके से डीपली में तैयार करना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, तो इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 1930 में नमक सत्याग्रह जो दांडी मार्च की शुरुआत में साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी के साथ कितने भरोसेमंद स्वयंसेवक गए थे। तो कितने गए थे, 78 यानी कि 78। तो ये 78 लोग गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी और यह 24 दिन तक चला था। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, कितने दिन तक चला था, ये 24 दिन तक चला था, है ना। और इसकी कुल दूरी कितनी तय की गई थी, तो 385 किलोमीटर। किलोमीटर में दोस्तों आपको ऑप्शन में मिले तो दोस्तों किलोमीटर में 385 मारिएगा, और मील में मिले तो दोस्तों 240 मील मारिएगा, ठीक है। कितने, 240 मील, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, देशबंधु चित्तरंजन दास का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। ऑप्शन में आपके शहर दिया होगा तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, और स्टेट दिया रहेगा स्टेट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, है ना। तो और इनका जन्म भी दोस्तों 5 नवंबर 1870 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शतरंज खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों गुकेश डी थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुकेश डी। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अन्य विजेता दोस्तों कौन थे, मनु भाकर शूटिंग में, जो कि इन्हें शूटिंग में मिला है, हरमनप्रीत सिंह इन्हें हॉकी में मिला है मेजर ध्यानचंद रत्न खेल पुरस्कार, और प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में मिला है ना। तो ये दोस्तों सभी को मिला है, इनका नाम दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका है शतरंज में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले कौन थे। शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल को 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में ही रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, फुटबॉल का सिंगल राउंड यानी कि हाफ राउंड कितने मिनट का होता है। तो दोस्तों ये आपका ये 45 मिनट का होता है ना, सिंगल राउंड। और दोनों राउंड में पूछ ले पूरे राउंड में तो दोस्तों आपका 45 + 45 बराबर 90 होगा। और दोस्तों इनमें अगर जो ये दोनों राउंडों में नॉक आउट हो जाए तब दोस्तों ड्रिंक ब्रेक के लिए कितने मिनट मिलता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए तो दोस्तों आपको 15 मिनट मारना है, 15 मिनट मिलता है, ठीक है, 15 मिनट, ठीक है। चलिए
अगला, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में बताता है? तो ये आर्टिकल 187 यानी कि 187 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 187। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ द विच 3 वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेसेसरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ग्रुप ए में शामिल नहीं थी? यहाँ क्वेश्चन पड़ेगा शामिल नहीं थी ग्रुप ए में, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका था, है ना। ये दोस्तों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दोस्तों ग्रुप 2 ग्रुपों में हुआ था दोस्तों, ग्रुप ए एंड बी, है ना। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं ए में कौन कौन सी टीम थी, बी में कौन कौन सी टीम थी, और इसकी विजेता दोस्तों टीम कौन सी रही थी दोस्तों? ये आपका इंडिया रहा था, यानी कि भारत रहा था, है ना, भारत। और उप विजेता दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उप विजेता कौन सी टीम रही थी, है ना। चलिए दोस्तों थोड़ा हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं ग्रुप को। तो ग्रुप ए में दोस्तों पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड था, है ना। ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान था। 4 टीम, यानी कि यहाँ से दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पूरे 1 2 3 4 इसमें 4 इसमें, है ना। पूरे आपके चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी टीमों ने भाग लिया था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूरे 8 टीम थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों भारत के उस प्रसिद्ध किले का नाम बताइए जिसके अंदर शाहजहां ने खास महल और दीवान एक खास जैसी शानदार रचनाएं सफ़ेद संगमरमर से बनवाई थी। तो ये दोस्तों आगरा का किला था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों आगरा का किला मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बना था, लेकिन शाहजहां ने इसके अंदर कई सफ़ेद संगमरमर की इमारतों का निर्माण करवाया था। और कौन कौन सी इमारतें हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो संगमरमर की रचनाएं दोस्तों कौन सी हैं? किले के अंदर जो मोती मस्जिद है दोस्तों ये आपका संगमरमर का है। मुसमन बुर्ज जो है ये भी आपका संगमरमर का है। खास महल दोस्तों ये भी आपका संगमरमर का पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बना है ना, पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बना है। और ये दोस्तों क्वेश्चन आपको ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एसएससी एमटीएस ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एसएससी वालों ने क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि ये दोस्तों मुसमन बुर्ज वही जगह है जहाँ से शाहजहाँ अपने आखिरी दिनों में ताजमहल को देखा करते थे, है ना। तो मुसमन बुर्ज, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपको देख लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में परिचालन शुरू करने वाली पहली वाणिज्यिक एयरलाइंस कौन सी थी? तो दोस्तों टाटा एयरलाइंस थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इसकी स्थापना 1932 में जीआरडी टाटा द्वारा किया गया था, है ना। पहली उड़ान 15 अक्टूबर 1932 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कराची से मुंबई के बीच हुई थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 1946 में दोस्तों इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। दोस्तों भारत एयरवेज यह स्वतंत्रता के समय 1947 परिचालन में मौजूद 9 एयरलाइंसों में से एक था, लेकिन ये दोस्तों पहला नहीं था, है ना। ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है, ये पहला नहीं था। अगला क्वेश्चन आपका है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है, 500 हर्ट्ज है और तरंगदैर्घ्य 0.4 मीटर है, 4 मीटर है। तो ध्वनि तरंग की गति क्या होगी? तो दोस्तों ये आपका 200 मीटर पर सेकेंड होगा, 200 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका पूछा था पुराना किला कहाँ स्थित है? ये आपका दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आपका था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक है दोस्तों? एन एरा ऑफ डार्कनेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक लेखक कौन है? शशि थरूर हैं। इनकी दोस्तों अदर बुक्स कौन कौन सी हैं ये भी आपको देखना जरूरी है ना। तो द
पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर इनकी बुक है। अदर वाई आई एम हिंदू ये भी इनकी बुक है। द ग्रेट इंडियन नॉव ये भी इनकी बुक है। इनग्लोरियस एम्पायर ये भी इनकी बुक है। तो ये बुक सारे आपको ध्यान में रखना है, इनसे संबंधित हैं। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था, ये सभी को पता होगा। चलिए इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जब साइमन कमीशन ने 1928 में भारत का दौरा किया तब भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हथकरघा उद्योग का सही वर्णन करता है ना? तो कथन कौन कौन से हैं दोस्तों? यह पूंजी प्रधान है और इसमें अकुशल श्रम की आवश्यकता होती है। दूसरा आपका है, यह पूंजी प्रधान है और इसमें कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। तीसरा आपका है, यह श्रम प्रधान है और इसमें कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, 1991 की आर्थिक सुधारों के दीर्घकालिक प्रभाव के वित्तीय वर्ष 2011 से 2012 में भारत की अनुमानित जीडीपी क्या थी? जीडीपी क्या थी? जीडीपी दर क्या थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो कितनी थी? तो 5.2% थी, है ना। 5.2% से 6.2% थी। तो ऑप्शन में आपके 5.2% दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। 1991 से 92 में दोस्तों जीडीपी दर कितनी थी? बढ़ी थी वृद्धि, तो 1.1%, ठीक है। और 2010 से 11 में 8.5% वृद्धि दर हुई थी। 2011 से 2012 जो कि हम लोग अभी क्वेश्चन में देखे हैं, तो ये दोस्तों 5.2 से 6.2% वृद्धि हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5.2%। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों वर्ड आपका दिया गया था प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है हिंदी में आगे बढ़ना, ठीक है, प्रोग्रेस। तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा, एडवांस का मतलब होता है कि भाई तू एडवांस लेवल पे जा रहा है ना। तो एडवांस लेवल का भी मतलब दोस्तों आगे बढ़ना होता है। ग्रोथ का भी दोस्तों तू बहुत तेज ग्रोथ कर रहा है, तो ये भी दोस्तों आपका क्या होगा? ग्रोथ, यानी कि बढ़ रहा है आगे, तो इसका भी यही होगा। बेटरमेंट दोस्तों क्या होगा? इसका भी दोस्तों बेटर, बहुत तू बेटर कर रहा है, अच्छा कर रहा है ना, आगे बढ़ेगा। तो इसका भी दोस्तों क्या होगा? समानार्थी ये भी है दोस्तों आपका बेटरमेंट। लेकिन दोस्तों डिक्लाइन नहीं है। डिक्लाइन दोस्तों क्या है? ये डिक्लाइन नहीं है दोस्तों, ये पतन है। इसका हिंदी अर्थ होता है पतन। तो ये तो इसका आगे बढ़ना है, तो इसका पतन, यानी कि इसका क्या होगा? एंटोनियम्स, ये आपका पतन होगा, यानी कि डिक्लाइन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में भारत की वर्तमान रैंक क्या है ना। तो ये किसके मामले में? स्थापित और सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में। तो भारत की रैंक थर्ड है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं फर्स्ट में दोस्तों कौन सा है? चीन है। सेकेंड में आपका अमेरिका, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यूएस से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, पौधे रंध्रों है ये दोस्तों। पौधे रंध्रों के माध्यम से पानी खोते यह प्रक्रिया किन विशिष्ट कोशिकाओं के सूजन और सिकुड़ने से नियंत्रित होती है? तो बताइएगा दोस्तों ये क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्षक कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एडवांस दिया था दोस्तों, एडवांस अभी हमने आपको बताया है। इसका भी दोस्तों एडवांस आगे बढ़ना होता है, प्रोग्रेस का भी आगे बढ़ना होता है ना। इसका मोब और ये प्रोसीड, ये तीनों दोस्तों समान है, यानी कि इसका रिट्रीट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिट्रीट, है ना। चलिए ठीक है, रिट्रीट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों इसका आपका ड्राइनेस होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा था द थेफ्ट द पुलिस फॉर हाइडिंग, है ना। तो फाइंड द ईयर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें आपको गलतियां त्रुटि निकालनी है, ठीक है। तो आपका क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हाँ द थेफ्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, तो दोस्तों ये थे आपके सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे हुए, जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में, ये आपका सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी हमने दोस्तों डिस्कस कर लिया, ठीक है। तब दोस्तों अब हम लोग देखेंगे थर्ड शिफ्ट। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अब थर्ड शिफ्ट एसएससी एमटीएस 2026 11 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों ना, सभी के सभी 100% ये रियल प्रश्न है। और जितने भी प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके आगामी शिफ्टों में दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। और मैं जैसा कि बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको लास्ट की वीडियो के अंत में दोस्तों बताऊँगा कि आपको कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं और टॉपिक हैं कि आपको उसे डीपली में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से वहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत एग्जामों में हर एक शिफ्टों में दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं बताऊंगा कि वो चैप्टर कौन कौन से हैं, है ना, चैप्टर कौन कौन से हैं मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस खेल में छड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो शॉर्टपुट में दोस्तों नहीं किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोल्फ में किया जाता है, बिलियर्ड्स में किया जाता है, हॉकी में भी छड़ी का उपयोग किया जाता है, शॉर्टपुट में नहीं किया जाता है। ऑप्शन आपका एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा था दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों कथन आपके दिया है, तो इसमें कथन कौन सा सही हो जाएगा। तो कथन आपका पहला है, ये लेख उर्दू में लिखे गए हैं जो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा थी। दूसरा आपका कथन आपका है, तारीख के लेखकों ने शासकों को सुशासन और न्यायपूर्ण शासन की आवश्यकता के बारे में सलाह दी। तो यही आपका सही है। तीसरा आपका देख लीजिएगा, तारीख उन लोगों द्वारा लिखी जाती है जो शायद ही कभी शहरों में रहते थे, है ना। तारीख के लेखकों द्वारा सुल्तानों से भी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नहीं लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो कौन था, दांती दर्ग था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दांती दर्ग, ठीक है। इस वंश के संस्थापक दांती दर्ग और यह 8 सेंचुरी 753 CE में बना था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ तक भी शासन था इनका दांतीवर का, ठीक है। और राजधानी ये मान्य लेख बनाए थे, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मान्य लेख राजधानी इनकी थी, है ना, दांतीवर की। अगला आपका दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। सभी को पता होगा, गोदावरी नदी, है ना, गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी को दोस्तों अक्सर इसके आकार, लंबाई और दक्षिण भारत में इसके सांस्कृतिक महत्व के कारण दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। यह गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है ना। और यह कई राज्यों से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। दोस्तों हिंदू धर्म में इस नदी को पवित्र माना जाता है और उत्तरी भारत में गंगा नदी की तरह ही इसके किनारों पर कई धार्मिक अनुवाहन, प्रति आहार और त्यौहार मनाया जाता है। ये प्रत्याहार नहीं है दोस्तों, त्यौहार है ना। तो क्या त्यौहार मनाया जाता है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में प्रवरा, मंजीरा, इंद्रावती और साबरमती शामिल हैं, जो इसके विशाल नदी बेसिन में योगदान करती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, पचे हुए वसा का अवशोषण और परिवहन लसिका के माध्यम से किस अंग से होता है। तो छोटी आंत से होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों पचे हुए वसा का अवशोषण छोटी आंत की बीली में मौजूद लैक्टियल्स नामक विशेष लसिका वाहिकाओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आधुनिक चेन्नई जो मद्रास कहा जाता था पहले शहर का विकास किस किले के चारों ओर हुआ था।
तो बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो हॉट सेंट जॉर्ज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, हॉट सेंट जॉर्ज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1639 से 1640 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। इसके संस्थापक फ्रांसीसी डे और एंड्रू को वन थे, है ना, एंड्रू को वन थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की फसल लैंडिंग का उत्सव मनाने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। पिछले शिफ्ट में दोस्तों आपसे पूछा था शिव पॉइंट, है ना, दक्षिणीय भारत चंद्रयान 3 दक्षिणीय भारत ध्रुव पर पहुंचने पर उसका नाम क्या था। तो शिव पॉइंट था, शिव पॉइंट पर लैंड की थी, है ना, शिव पॉइंट। तो हमने तब यहाँ पे इस क्वेश्चन का डिस्कस किया था दोस्तों, इस क्वेश्चन का। तो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा दोस्तों। अगर जो आपके इस शिफ्ट में क्वेश्चन आपका इस शिफ्ट में दोस्तों आपका पेपर था तो दोस्तों ये आंसर आपको आसानी से मिल गए होंगे और आसानी से आपको याद थे और कर लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था भारतीय अर्थव्यवस्था में पहली बार किस वर्ष $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया था, है ना। $1 ट्रिलियन का आंकड़ा कब पार किया था। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, तो 2007 होगा दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं कब कब हुआ था, कितना। $1 ट्रिलियन का आंकड़ा दोस्तों कब पार किया था, 2007 में। $2 ट्रिलियन का आंकड़ा 2014 में पार किया था। $3 ट्रिलियन का आंकड़ा 2021 में पार किया था। $4 ट्रिलियन का आंकड़ा 2025 में पार किया था। तो दोस्तों ये आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जनगणना से पूछा गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्राथमिक क्षेत्र में कुल कार्यबल भागीदारी का प्रतिशत क्या था। तो बताइएगा दोस्तों कितना प्रतिशत था। तो दोस्तों 54.6% था, है ना। चलिए दोस्तों इससे कुछ महत्वपूर्ण हम लोग फैक्ट देख लेते हैं, है ना। तो दोस्तों इसमें दोस्तों कृषक कितने थे। तो 24.6% कृषक थे और 30 कृषक मजदूर थे। 30.0% मजदूर थे। तो इनको मिलाकर पूरा कितना होता है। तो ये 54.6% होता है, जो कि ये टोटल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था हम गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं, है ना। तो दोस्तों सूती कपड़ा पसीने का अच्छा अवशोषक है और इसे वाष्पित होने देता है। तो ये सही बात है। सूती कपड़ा हवा से संचार की अनुमति देता है जो शरीर को ठंडा रखता है। ये भी सही बात है। सूती कपड़े हल्के, आरामदायक और त्वचा के लिए नरम होते हैं। ये भी सही बात है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जिसके पास दोस्तों परलाइट के संसाधन हैं। तो दोस्तों ये आपका गुजरात है, गुजरात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। अगला आपका है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसी व्यक्तित्व से संबंधित एक मौलिक सिद्धांत है ना। तो दोस्तों ये कौन सा है। तो ये महावीर स्वामी का सिद्धांत है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आपका है साद प्लियंग जिसे प्लेट डांस भी कहा जाता है, इसके रूप में भी जाना जाता है ना, प्लेट डांस के रूप में भी जाना जाता है। भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ये मेघालय का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये दोस्तों कौन सी जयंती, यह जयंतियाँ पनार जयंतियाँ द्वारा किया जाता है ना। ये जनजाति जयंतियाँ पनार जनजाति द्वारा किया जाता है ना। यह संतुलन, शीतलता, शालीनता और विश्वास का प्रतीक है। इसका विशेषता क्या है इस लोक नृत्य का। तो दोस्तों ये आपका संतुलन, शालीनता और विश्वास का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है ना।
तो कौन सा विषय शामिल है दोस्तों बताइएगा। तो ये आपका व्यापार संघ विषय शामिल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों कितनी कुल अनुसूची हैं भारतीय संविधान में, पहले मूल थी कितनी? मूल दोस्तों 8 थी, बाद में 4 संशोधन के माध्यम से बढ़ गई, पूरे 12 हो गई हैं, है ना। तो जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, ये दोस्तों अनुसूची जोड़ने के विषय में ही हुआ था। तो यहाँ पे 8 तो पहले थी, तो 4 जोड़ी गई थी, तो पहली क्या थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। क्या 9वीं अनुसूची 1951 में? इसका विषय क्या था? भूमि सुधार था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी, है ना। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? हाँ, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी दोस्तों, ये भी बताइएगा दोस्तों। ये आपका कब जोड़ी गई थी? 1985 में जोड़ी गई थी, 1985 में, है ना। ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची का विषय दोस्तों क्या था? तो इसे मिटा दे रहा हूँ, मैं बताते रहा हूँ। 10वीं अनुसूची का विषय दोस्तों क्या था? हाँ, विषय इसका दल बदल था। दल बदल, जो नेताओं थे जो दल बदल करते थे दोस्तों, यही आपका विषय था, है ना। तो ये 10वीं अनुसूची थी। संविधान संशोधन कौन सा था? तो 52 52वां संविधान संशोधन था। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और प्रथम संविधान संशोधन दोस्तों आपको पता है 1951 में हुआ था। ठीक है, और 11वीं अनुसूची दोस्तों कौन सी थी? ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची, है ना। इसका विषय दोस्तों क्या था? तो क्या था आपका? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, है ना। और दोस्तों ये कब जोड़ी गई थी? तो ये 1992 से 93 थे, है ना। 1992 से 93। और ये 73वां संविधान संशोधन था, इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं दोस्तों इसके 1 साल जस्ट बाद हुई थी, है ना। इसके 1 जस्ट साल बाद हुई थी, यानी कि 1992 से 93 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची। ठीक है, इसका विषय दोस्तों नगर पालिका था। तो ये सूची आपको याद हो गई। ठीक है, पूरे नगर पालिका, नगर पालिका। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यापार संघ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, खो खो में विस्फोटक गति और निचले शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए कौन सा पूर्व व्यायाम सबसे अच्छा है, जिसे प्लायोमेट्रिक भी कहा जाता है? तो ये मेढक कूद दोस्तों, मेढक कूद को प्लायोमेट्रिक भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, बैठकी होली या होली उत्सव का एक अनूठा संगीतमय रूप है जो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है बताइएगा। चलिए बताइए दोस्तों, इस किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह मुख्य रूप से उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में किया जाता है। कुमायूं क्षेत्र के अल्मोड़ा, नैनीताल, ये चंपावत क्षेत्र में किया जाता है, शहर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, और यह रंगों की बजाय यह शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये आपका वर्ड है क्या है? सस्पिशियस। इसका हिंदी में मतलब होता है संदिग्ध या शंकालु, है ना। और हिंदी में दोस्तों मैंने सब ऑप्शन का मतलब लिख दिया है, विश्वसनीय, निश्चित, भोला, अनुभवी। ठीक, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डूबियस होगा, है ना, डूबियस। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, डूबियस। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, डूबियस। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, ये भी आपका सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओकेरेंस, है ना। ओक्यूरेंस से दोस्तों पूछा गया था, इसका राइट मतलब कौन सा होगा स्पेलिंग में? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए होगा,
ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ऑकरेंस का। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स पूछा है आपसे। तो दोस्तों ये आपका ए हाईली स्टेज इम्प्रेसिव बट इम्पटी प्रेजेंटेशन है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सब पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स, ये भी दोस्तों पूछा गया था। तो वेट इन द विंग्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका टू बी रेडी एंड अवेलेबल टू टेक एक्शन, मैं तैयार हूँ एक्शन लेने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्तों ये आपका प्रोपेल है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोपेल है ना। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा, प्रोपेल होगा हैं? हाँ ये होगा राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी प्रोपेल ये होगा। इसमें दोस्तों ए है ना। चलिए इसमें ये है जो कि ये गलत है, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। डिलाइड का दोस्तों पूछा था, तो डिलाइड का सोरो होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोरो। अगला क्वेश्चन आप सब पूछा था दोस्तों, 16वीं राष्ट्रीय जनगणना 2027 की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संदर्भ तिथि क्या निर्धारित की गई है ना। तो दोस्तों ये आपका क्या की गई थी, 1 अक्टूबर 2026। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2026। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ऑन वर्ड इन करेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए इसमें बताना दोस्तों, तो ये आपका नेफ्रियसिस, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेफ्रियस है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वन हु लिव फॉर प्लीजर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मैच द मीनिंग अबव। तो ये दोस्तों आपको मीनिंग मैच करना है, तो हेडोनिस्ट है ना, हेडोनिस्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेडोनिस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय मर्चेंट नेवी की पहली महिला कैप्टन राधिका मेनन हैं, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था। ये हमको क्लियर नहीं है, लेकिन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। मर्चेंट नेवी की पहली महिला कैप्टन राधिका मेनन ने उन्होंने तेल उत्पादन टैंकर सुवर्णा स्वराज का नेतृत्व किया था, है ना। और ये भारतीय मर्चेंट की पहली महिला कैप्टन है राधिका मेनन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान साल उन्हें मिला कब, 2016 में उन्हें समुद्री की असाधारण बहादुरी के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार पाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दुनिया की पहली महिला बनी है यह पुरस्कार पाने वाली। इन्हें बहादुर कार्य के लिए जून 2015 में बंगाल की खाड़ी में एक डूबती हुई नाव से 7 मछुआरों की जान बचाई, तो दोस्तों इन्हें बहादुरी के लिए भी मिला था, ठीक है। शुरुआत इन्होंने 1991 में एक रेडियो ऑफिसर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। इसके अलावा सुनेहागढ़ पांडे मर्चेंट नेवी की ऐसी पहली महिला अधिकारी थीं जिन्हें पहली पोस्टिंग ही तेलवाहक जहाज पर मिली थी। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इमेजिंग योर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ये विनीता द्वारा लिखा गया था। ये क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देख लीजिएगा, ऑप्शन नहीं मिल पाया है। जुलाई 2025 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने वेबएक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत में स्वदेशी बहुभाषीय सामग्री निर्माण और उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता चुनौती शुरू की है। भारत के लिए वास्तविक समय भाषा प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने हेतु स्टार्टअप्स के लिए शुरू की गई इस एक चुनौती का नाम क्या है, जिसके लिए वेबएक्स पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इसका नाम दोस्तों कला सेतु था, है ना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तिथि क्या थी, है ना।
तो दोस्तों क्या थी इसकी समाप्ति तिथि? तो ये आपका 1961 थी, है ना, 1961, है ना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से चली थी, है ना, 1951 से 1956 तक, 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद 56 से लेकर दूसरी चली, 56 से लेकर 61 तक दूसरी चली, 61 लेकर 66 तक तीसरी चली, ऐसे चली, ठीक है। तो ये आपका दूसरी थी। तो इसका समापन दोस्तों 61 ही था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसके दोस्तों कौन से मॉडल पर आधारित थे? महाबोलिन मॉडल पर आधारित थी ना। और ये दोस्तों पहली आपका हेराडोमर पर आधारित थी, हेराडोमल मॉडल पर 1951 में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका विषय दोस्तों आद्योगिकी का विकास करना था, इसका विषय दूसरी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? दोस्तों ब्रिक्स का सदस्य दोस्तों बी है, आर है, आई है, सी है, यस है। इसके दोस्तों अक्षर में दोस्तों ये के ब्रिक्स सदस्य हैं। बी से ब्राज़ील है ना, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और क्या यस से साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो सदस्य है दोस्तों इसमें, तो ऑप्शन आपके दक्षिण अफ्रीका ही दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। लेकिन दोस्तों दक्षिण अफ्रीका ये पहले शामिल नहीं था, ये दोस्तों 2011 में शामिल हुआ था, ठीक है। और 2006 में दोस्तों इसका नाम था क्या? ब्रिक, सिर्फ ब्रिक नाम था इसका, यस नहीं जुड़ा था, यानी कि साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा था। साउथ अफ्रीका 2011 में जुड़ा था। तो ये भी दोस्तों आपको एक ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जब ये बना था 2006 में बना था, ठीक है। ये भी आपका ब्रिक था, 2006 में ही बना था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और इसके अलावा दोस्तों आपको दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से देश थे। इंडोनेशिया था दोस्तों एक ऐसा देश था जो 2025 में शामिल हुआ था, और कुल 10 देश थे शामिल हो गए हैं, ठीक है, पूरे। चलिए तो लास्ट में दोस्तों 2025 में कौन सा देश शामिल हुआ था? इंडोनेशिया। 2024 में दोस्तों मिस्र, इंडोनेशिया ये दोस्तों नहीं है ना, इसे दोस्तों आप मिटा लीजिएगा। 2024 में शामिल नहीं हुआ था, ये 2025 में हुआ था, है ना, जो लास्ट में हुआ था आपका, ठीक है। यहाँ इथोपिया है, इथोपिया देश था, ठीक है। तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल थे, है ना। तो 1 2 3 4 1 5, है ना। तो 5 देश ये हैं और 5 देश पूरे 10 देश हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ दोस्तों ये बातें आपको ध्यान रखना है, इंडोनेशिया लास्ट में शामिल हुआ था 2025 में, यानी कि नवीनतम ब्रिक्स में शामिल होने वाला देश दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए तो आपको टिक करके आना है इंडोनेशिया, क्योंकि ये 2025 में शामिल हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1977 की औद्योगिकी नीति मत्स्य के अनुसार लघु इकाई के लिए अधिकतम निवेश सीमा क्या थी? तो ये आपका क्या था दोस्तों, बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 1 लाख था, 1 लाख था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं आपके। तो ये थे आपके थर्ड शिफ्ट के 11 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि ये बिल्कुल रियल एंड 100% ऑथेंटिक हैं। तो आई होप आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों थोड़ा क्या युद्ध से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, ज़्यादा समय आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं थोड़ा युद्ध। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अब्दालियों के बीच। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। बंगाल में अंग्रेजी की पहली बड़ी जीत हुई थी। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है
क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि बंगाल में अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत किस युद्ध में हुई? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। ब्रिटिश सत्ता की नींव मजबूत हुई थी इस युद्ध में। 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हुआ था। और 1776 से 1799 तक दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इतना बड़ा युद्ध, मतलब इतना लंबा युद्ध क्यों चला था दोस्तों? क्योंकि ये कुल 4 युद्ध हुए थे, है ना, ब्रिटिश और मैसूर के बीच हुए थे। ठीक है। वंश, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये आपके 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन वास्तविक में पूछा जाए तो इल्तुतमिश ने की थी। वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का। ठीक है। इसे दोस्तों ममलुक वंश भी कहा जाता है। ठीक है। अगला आपका है 1556 ईस्वी में अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों मुगल सम्राट था। 1582 में दोस्तों दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत हुई थी और ये अकबर द्वारा की गई थी, है ना। 1498 में दोस्तों वास्को डी गामा का भारत पर आगमन हुआ था, यानी कि समुद्री मार्ग की खोज की थी, ना कि भारत की। ठीक है। 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और ये दोस्तों ढाका में हुआ था। ढाका आपका बांग्लादेश में है ना। ढाका की मुद्रा टका है। 1909 में दोस्तों पार्लियामेंटो सुधार आया था। जो संप्रदाय निर्वाचन का आरंभ किया था। 1914 से 18 तक सभी को पता होगा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और ये वैश्विक संघर्ष था। 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध था, यह दूसरा वैश्विक संघर्ष था। 1920 से 22 में दोस्तों असहयोग आंदोलन हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता दोस्तों महात्मा गांधी थे। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों, ये विरोधी प्रदर्शन हुआ था। ठीक है। 1930 में दांडी मार्च दोस्तों हुआ था, जो कि नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। तो इतने भी दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैप्टर वाइज पढ़ना है दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए।